हेलो माय ऑल्डर फ्रेंड्स, मैं प्रयाग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। और आज की इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध होता है। ये जो सारथी बैच की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोगों ने कल राजनीति विज्ञान की पहली क्लास देखी, जिसमें हम लोगों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के विषय में चर्चा की थी। और आज की इस क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो सारथी बैच की हम लोगों की सीरीज़ चल रही है, लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए स्पेशली यहाँ पर 3 जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए कोर्स तैयार किया गया है सारथी बैच का, जिसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये यहाँ पर आपका सम्मिलित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब पे इसकी क्लासेज जो हैं आपकी फ्री होंगी, टाइमिंग सबकी फिक्स है, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो आंसर राइटिंग का पैटर्न है, कैसे आपको जाकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट करना है, आपको क्विक रिवीजन के नोट्स कैसे प्रोवाइड किए गए, ये सारी चीज़ें आपको 99 रुपीज़ में जो सारथी बैच है वहाँ अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेंगे। हालांकि यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पूरे उसमें कि जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए यूट्यूब पे क्लासेस फ्री होंगी, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बैच लेते हैं तो जो आपकी आंसर राइटिंग का डेवलपमेंट होगा वो आप खुद ही समझ सकते हो एक बार लेने के बाद। ठीक है, क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसा आएगा, जो आएगा उसका पैटर्न क्या होगा, पूरी जो गाइडेंस है आपको वहाँ पर 99 रुपीज़ में मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर ज्वाइन नहीं किया जो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में तो एक व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पर, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे अच्छे से कि कैसे क्या ज्वाइन करना है और कैसे क्या आपकी क्लासेस चलेंगी, सारा शेड्यूल वो आपको समझा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो हमारा विषय है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विषय हमारा है कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। हालांकि बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि हमने कल जैसे जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से हम टॉपिक उठाते हैं। अरस्तू के विचार से हमने कहा था कि मानव जीवन जो है वो एक इकाई के रूप में है और मानव जीवन तभी परिपूर्ण हो या पूर्ण है जब उसका अपने अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध होता है। मान लीजिए एक मनुष्य के रूप में हम आर्थिक गतिविधियां करते हैं, एक मनुष्य के रूप में हम सामाजिक गतिविधियां करते हैं, एक मनुष्य के रूप में हम राजनीतिक गतिविधियां करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम अर्थशास्त्र तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र से जुड़े हैं, राजनीति शास्त्र से जुड़े हैं, सामाजिक शास्त्र समाजशास्त्र से जुड़े हैं। और अगर हम नैतिक गतिविधि करते हैं तो हम देखते हैं कि नैतिक शास्त्र से जुड़े हैं। उसी प्रकार ये जितने भी हमने बताए हैं ये सब मानव जीवन के पक्ष हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नैतिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें क्या है, मानव जीवन के पक्ष हैं और मानव जीवन एक इकाई है। अरस्तू का विचार हमने शुरुआत यहीं से की थी, तो उसमें से मानव जीवन की एक इकाई है राजनीति विज्ञान। तो हमें देखना है कि मानव जीवन की जो एक इकाई है राजनीति विज्ञान, उसका अन्य इकाइयों से क्या संबंध है। मनुष्य की जो अन्य इकाइयाँ हैं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल और नैतिक शास्त्र, इनसे क्या संबंध होता है, या मनोविज्ञान, इनसे क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि मानव जीवन के पक्षों के बीच क्या संबंध है, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। बुक मेरे पास है, बुक यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं वो तो आपके लिए, मैं पॉइंट पढ़ूंगा, आपको बहुत ही जनरली समझ में आ जाएगा और उसको डिस्क्राइब जब करूँगा प्रैक्टिकली तो आपको समझ में। हालांकि बुक अगर आपके पास होगी भी तो आप लोग उसको उस हिसाब से क्रिएट नहीं कर सकते हो, वो आपको समझ विकसित नहीं कर सकता जैसे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि रिलेशन क्या है इन हर जीवन, मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं उनका रिलेशन क्या है एक दूसरे से, यानी कि राजनीति विज्ञान से। ठीक है, तो देखते हैं पहला यहाँ पर जो पॉइंट है वो है राजनीति विज्ञान और इतिहास। तो पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। हम इसको 2 संदर्भ में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या दिया है और इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, मान लीजिए मैं हूँ और आप हो। आप में हमारे में अगर संबंध अच्छे हैं तो इसके पीछे कारण है कि हमने आपके लिए कुछ किया है और आपने हमारे लिए कुछ किया है। जब हमको ज़रूरत पड़ी तब आपने हमारी मदद की, जो हमारी ज़रूरत पड़ी तो आपने हमारी मदद की।
मतलब हम दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं या एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कुछ ना कुछ करने को, इसी में हमारे संबंध बने हुए हैं। तो ये जितने भी मानव जीवन के पक्ष हैं, ये मानव जीवन के पक्ष भी इसी तरह काम करते हैं। तो आज अगर राजनीति विज्ञान और इतिहास में संबंध है तो इसी कारण से है कि राजनीति विज्ञान ने इतिहास को कुछ दिया है और इतिहास ने भी राजनीति विज्ञान को कुछ दिया है, इसी कारण इनके संबंध बने हुए हैं। और सिर्फ राजनीति विज्ञान इतिहास का संबंध नहीं है बच्चे, ऐसा सारे जो मानव जीवन के पक्ष हैं, चाहे राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान की बात करें, चाहे राजनीति विज्ञान भूगोल की बात करें, चाहे राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र की बात करें, जिनका अध्ययन करेंगे वो सब इसी थ्योरी पर बेस्ड हैं कि सब ने एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ किया है, तभी आज उनके संबंधों का, सामाजिक विज्ञानों के संबंधों का हम अध्ययन करने वाले हैं। हालांकि राजनीति विज्ञान भी एक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, लेकिन हम अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ करेंगे, तो इसी वजह से इसको बोला गया है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, या फिर आप कह सकते हो राजनीति विज्ञान का अन्य मानवीय पक्षों के साथ संबंध। ये तो हम व्यावहारिक तौर पे कहेंगे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो बात मान्य है वो यही है कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, और यही आपके अध्याय की शुरुआत करता है। तो हम पहला पॉइंट देखेंगे, राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध कैसे है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है कि आखिरकार पहले हम ये देखेंगे कि इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या दिया है। तो इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है, इस संदर्भ में पहला पॉइंट है कि राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। अब राजनीति विज्ञान इतिहास पे कैसे डिपेंड है, आपको एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए, अगर राजनीति विज्ञान की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, अगर हिस्ट्री ना हो, अगर इतिहास ना हो, तो वो चीज़ें सारी औचित्यहीन हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज आप लोग देखते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संस्था के रूप में काम करती है, तो इस संस्था का उदय कोई अचानक तो हुआ नहीं है, इसके पीछे ना कोई ना कोई इतिहास ज़रूर रहा होगा। यानी कि अगर राजनीति जो इसका आप लोग देखते हो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो आज आप लोग देखते हो कांग्रेस, वही ये 1885 में बनी थी, आज तो कोई अचानक बन नहीं गई। अब आप कहोगे सर जब 1885 में बनी थी तो उस समय के संदर्भ में ये तो उसी टाइम बनी थी 1885 में, तब तो वो तात्कालिक ही थी। लेकिन बच्चों, इसके पीछे कोई ना कोई यहाँ पर विचार काम कर रहा होगा, उसके लिए कोई ना कोई संगठन बनाया हो गया होगा पहले, उसके लिए कोई ना कोई प्रयत्न किए होंगे, कोई अचानक नहीं बनी है। अगर मान लो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपका बीए का एग्ज़ाम 16 तारीख को होगा, तो आप तैयारी अभी से कर रहे हो, तो उसी प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। इतिहास में तो आप जिस दिन एग्ज़ाम दोगे और उसके पहले की विचार करोगे तो वो आपके लिए इतिहास रहेगा, जो आपने तैयारी की होगी वो आपका इतिहास होगा, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे वो आपका प्रेजेंट होगा। तो उसी प्रकार से यही है कि राजनीति विज्ञान जो है वो इतिहास पर निर्भर है। अगर इतिहास ना हो तो राजनीति विज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार हमने कहा कि जैसे संस्था का निर्माण हुआ, जितनी भी संस्थाएं, सिर्फ हमने एग्जाम्पल लिया राष्ट्रीय कांग्रेस का, लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं उनका कोई आज ही यानी कि एकदम आकस्मिक रूप से उसका उदय नहीं हुआ है, उसके पीछे इतिहास है, उसके पीछे ना जाने कितनी धारणाओं के बाद उस संगठन का विकास हुआ होगा, संस्थाएं बनी होंगी, ठीक है। तो हर राजनीति विज्ञान के पीछे कोई ना कोई इतिहास रहता है। इसी प्रकार हमें समझना है कि राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। अब दूसरा पॉइंट हम उठाते हैं कि इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला और पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। आखिरकार कैसे जो इतिहास है वो राजनीति शास्त्र को पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। मान लीजिए कि हमारे कोई अध्यापक हैं, तो वो अध्यापक हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। आखिर जो इतिहास है वो राजनीति विज्ञान को क्या शिक्षा देता होगा? इतिहास तो खुद ही एक विषय है। भैया एक चीज़ समझिएगा, मान लीजिए कि कोई इतिहास कैसे मदद करता है राजनीति विज्ञान की, या कैसे उसको रास्ता दिखाता है। मान लीजिए कि आज हमारे साथ कोई घटना हुई, ठीक है, आज नहीं, अगर मान लीजिए 2 साल पहले हमारे साथ कोई घटना हुई थी, और या हमारा किसी से युद्ध हुआ था या कोई लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद अब हमने संकल्प किया है कि उसके बाद ही हमने संकल्प कर लिया था कि आज के बाद हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो वो जब हमारी लड़ाई हुई थी वो तो हमारा एकदम भूतकाल हो गया ना, वो तो हमारा इतिहास हो गया।
तो इतिहास से हमने सबक लिया कि अगर हम किसी से लड़ेंगे तो हमें चोट लगेगी, हमें भी चोट लगेगी। तभी तो हमने संकल्प किया था कि अब हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। तो कहते नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो गलतियाँ जब हो जाती हैं तो वो इतिहास हो जाती हैं, और सीखना जो होता है और उसका जो परिणाम आगे आने वाला होता है वो भविष्य होता है। तो हमने इतिहास से ही तो अपने सीखा है ना। मान लीजिए अगर इतिहास ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि पाकिस्तान इस तरह का व्यवहार, इस तरह की गद्दारी कर सकता है। ठीक है, तो इतिहास से ही तो सीख लिया है कि इतनी उदारता और किसी के साथ नहीं बरतनी है जितनी हम लोगों ने पाकिस्तान से साथ कर दी थी। मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, वही हाल हुआ। ठीक है, तो अब हमें सीख मिल गई, अब किसी को पनाह नहीं देना है। तो उसी प्रकार हमें सीख तो इतिहास से मिली ना। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमने इतिहास का राजनीति विज्ञान की क्या देन है, इसमें हमने 2 पॉइंट देख लिए। एक राजनीति विज्ञान का इतिहास पर निर्भर है, और दूसरा राजनीति विज्ञान पथ प्रदर्शक के रूप में, इतिहास जो है पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। सॉरी, अगला पॉइंट है कि आखिर ये जो राजनीति विज्ञान है ये इतिहास को क्या प्रदान करता है। अब भैया जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री ने तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान को प्रोवाइड करा दिया जो कराना था। अब बात आती है कि राजनीति विज्ञान इतिहास को क्या देता है। भैया हमने तुम्हारे लिए किया है तो तुम भी तो हमारे लिए कुछ करो, तभी तो संबंध बनेंगे। जैसा यहाँ पे बताया, संबंध बनेंगे। तो अब यही बात कहते हैं, पहला पॉइंट है इस संदर्भ में कि आखिर राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या दिया है, कि जो इतिहास है वो अध्ययन सामग्री प्रदान कराता है। अब आप कहेंगे कि इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करा, राजनीति विज्ञान इतिहास को अध्ययन सामग्री कैसे प्रदान कराता है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि भूतकाल में कोई युद्ध हुआ, कोई घटना हुई। मान लीजिए किसी के बीच युद्ध हुआ, आपने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध सुना होगा, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का जो वहाँ पर हुआ था वो लूटपाट या साम्राज्य को लेकर जो भी हुआ हो, उनके बीच युद्ध हुआ। ठीक है, वो युद्ध क्यों हुआ, वो कोई ना कोई राजनीतिक गतिविधि के कारण ही हुआ। तो आज अगर हम उस युद्ध का अध्ययन करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक कारण रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखो, राजनीति विज्ञान ने उसको इतिहास सामग्री प्रदान करा दी। और अगर कोई राजनीतिक कारण ना रहा होता तो क्या आज हम उनके युद्ध को उनके युद्ध के बारे में पढ़ते किताबों में? ना पढ़ते, क्योंकि अगर राजनीतिक कोई उद्देश्य ही ना होता, कोई राजनीतिक कारण ही ना होता, ना उनका युद्ध हुआ होता, ना आज हम उसकी चर्चा कर रहे होते। तो इतिहास तभी बनाना जब कोई राजनीति विज्ञान का वहाँ पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध थी। राजनीति विज्ञान के कारण ही तो वहाँ पर युद्ध हुआ होगा ना, राजनीति के कारण ही कोई ना कहीं से एक चिंगारी के रूप में भी राजनीति वहाँ पे व्याप्त होगी, या उद्देश्य उनके व्याप्त होंगे, तभी तो युद्ध हुआ होगा ना। तो ऐसे फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम होती हैं। आप समझिए, बात दोनों की एक ही है लगभग जितनी भी इतिहास की घटनाएं होती हैं। ठीक है, पहले हमने क्या कहा, अध्ययन सामग्री एक तो प्रदान करा दी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर। फिर हमने देखा कि जो राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम, इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं वो राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम हैं। मान लीजिए कि किसी साम्राज्य को लेकर कोई युद्ध हुआ होगा। ठीक है, किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच किसी क्षेत्र को लेकर के युद्ध हुआ। तो अब वो युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी विचारधाराएं हैं वो उन्हीं का परिणाम आ गया है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप हुआ है। सेम चीज़ अगर हम मोहम्मद गौरी या उन पे जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे उन पर लागू करें तो होती है। तो यही है कि ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं का परिणाम होती हैं। इतिहास की घटना क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक विचारधारा काम कर रही थी। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल लेकर के आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का, 1935 का, ये क्यों है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से अध्ययन सामग्री मिली है राजनीति विज्ञान की। ठीक है, और अगर राजनीति विज्ञान ना रहा होता तो क्या आज हम 1909 का भारत शासन या 1919 का या 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते? ना पढ़ते। ठीक है, अध्ययन सामग्री उनको मिली है और कोई ना कोई राजनीतिक गतिविधि काम करी है उनके पीछे, तभी तो आज हम इतिहास के रूप में देखते हैं। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। ठीक है, अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है कि राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ क्या संबंध है
और अब हमारा टॉपिक है सॉरी कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ध्यान से समझिएगा। इसके भी उसी दो तरह के पक्ष हैं। पहला है कि आखिर अर्थशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है, और दूसरा है कि राजनीति विज्ञान ने अर्थशास्त्र को क्या प्रदान किया है और क्या दिया है। तो इस संदर्भ में बच्चों पहला पॉइंट है यहाँ पर आप लोगों का कि राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम है। मान लीजिए कि जो राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं, मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है उनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ होता है या आर्थिक गतिविधि के कारण ही होता है, और स्वाभाविक है। आप देखते हो कि बिना आर्थिक गतिविधि के कोई भी संस्था काम कर ही नहीं सकती है, उसका कोई ना कोई आर्थिक उद्देश्य होगा, ठीक है। तो जितनी भी संस्थाएं उदित होती हैं या किसी भी काम के लिए उदित होती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधि काम कर रही होती है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी जाकर के मैंने कोई संस्था बनाई, ठीक है। संस्था क्यों बनाई? कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं से वो हमारी आर्थिक गतिविधि से जरूर जुड़ी होगी, ठीक है। बिना आर्थिक गतिविधि के उसका कोई औचित्य ही नहीं है। और अगर वो संस्था बनेगी भी तो बिना पैसों को तो बनेगी नहीं, कहीं ना कहीं से पैसा लगेगा। अगर लोगों को एकत्र भी करना है उस संस्था को बनाने के लिए तो कहीं, तो जितनी भी संस्थाएं बनती हैं उनका कहीं ना कहीं से संबंध जरूर होता है आर्थिक गतिविधि से, ठीक है। फिर अगला है कि राज्य की नीति आर्थिक अवस्थाओं पर ही यहाँ पर निर्भर करती है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है आपकी, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब जो पॉलिसी गवर्नमेंट क्रिएट करती है वो भी जो पॉलिसी को क्रिएट करना तो एक राजनीतिक क्रिया हो गई, ठीक है। पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट तो राजनीतिक क्रिया हुआ, राजनीतिक पक्ष हुआ। लेकिन दूसरी बात है कि पॉलिसी क्यों बना रही है, क्योंकि उसको अर्थव्यवस्था में सुधार करना है, ठीक है। आर्थिक यानी कि भारत की जीडीपी को बढ़ाना है, तभी तो पॉलिसीज़ बना रही है। रोज़गार को यहाँ पर बढ़ाना है, बेरोज़गारी मिटानी है, या लोगों में असमानता जो है उसको ख़त्म करना है, तभी तो पॉलिसीज़ बना रही है ना। तो पॉलिसीज़ बनाना तो एक राजनीतिक क्रिया हुई, और आर्थिक क्रिया क्या हुई, जिसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके, रोज़गार में बढ़ोतरी हो सके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर कि राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के यहाँ पर परिणाम होती हैं। अब आखिर कैसे कि जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं वो जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, कभी कभी राजनीतिक घटनाएं भी होती हैं जो अर्थव्यवस्था के कारण ही होती हैं। आपने सुना होगा 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, 1930 की जो महामंदी थी, वो उसी के कारण कुछ गतिविधियां यहाँ पर हुई, ठीक है। कुछ राजनीतिक घटनाएं वहाँ पर हुई। आप लोगों ने देखा कि 1930 की जो महामंदी थी उसने कैसे पूरी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को, पूरी राजनीति को प्रभावित कर दिया, ठीक है। जो राजनीति चली आ रही थी, अब राजनीति को कैसे प्रभावित किया, आप कहेंगे कैसे? क्योंकि 1930 का जो डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन था, जो महामंदी थी, उसने कैसे पूंजीवादी विचारधारा पर लोगों का जो प्रभाव था वो कम कर दिया और समाजवादी विचारधारा की ओर अपना कदम बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये एक परिणाम ही तो था, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा से आपका जो कैपिटलिज्म है उससे चल करके समाजवादी विचारधारा की ओर जाना, ये तो एक राजनीतिक गतिविधि हुई ना। और ये क्यों हुआ? ये अर्थव्यवस्था के कारण ही हुआ, क्योंकि अर्थव्यवस्था में महामंदी आ गई थी, आर्थिक गतिविधि हुई, तो अर्थशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध हुआ ना। अगर ये आर्थिक गतिविधि ना हुई होती तो उसका प्रभाव ही ना पड़ता वहाँ पर, ना पूंजीवाद से वो समाजवाद की ओर बढ़ता। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि आखिरकार राजनीति विज्ञान ने अर्थशास्त्र को क्या दिया है। अभी हमने देखा कि अर्थशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है, अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान ने अर्थशास्त्र को क्या दिया है आखिरकार। आप कह रहे भैया हमने तुमको कुछ दिया है, वही चीज़ तुम भी तो हमें कुछ दो ना। तो पहला पॉइंट है इस संदर्भ में कि अर्थव्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर निर्भर होती है। पहले हमने कहा था कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है तो बनाती है कि रोज़गार बढ़े और मतलब देश में जितने अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हो सके, मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। लेकिन अब कह रही है कि जो अर्थव्यवस्था है वो प्रशासनिक स्तर पे ही होती है। अब मान लीजिए कि देश का जो प्रशासनिक स्तर है वही पूरा डामाडोल है, वही पूरा एकदम तहस नहस है, तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी? जब तक प्रशासनिक रूप से भारत मजबूत नहीं होगा, अगर मान लो कोई एकदम
उल्लू पटंगा कोई नेता बैठा दिया जाए, ठीक है, एकदम उल्लू नेता बैठा दिया जाए या उल्लू प्रशासन हो एक प्रकार से, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगा? ठीक है, वो खुद ही उसको नॉलेज नहीं, वो देश की अर्थव्यवस्था क्या संभालेगा? तो उसी प्रकार से अगर कहते नहीं है कि अगर आपको टॉप करना है तो आपको मेधावी होना पड़ेगा, ठीक है, आपको मेधावी होना पड़ेगा। अब मान लो आपको यही नहीं पता ए फॉर एप्पल क्या होता है, तो आप जाकर के किसी भी पोएम को कैसे लिखोगे? वही चीज़ हुई ना। तो जब तक कहते एक अच्छे एग्जाम्पल से देखो, जब तक देश की सरकार मजबूत नहीं होगी, देश का प्रशासन मजबूत नहीं होगा, तो देश को कैसे चलाएगा? जब राजा मजबूत ही नहीं है, जब तो अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? वही बात हुई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संबंध मजबूत होने चाहिए दोनों में। प्रशासन मजबूत होगा तभी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। फिर है कि अर्थव्यवस्था राजकीय नीतियों पर निर्भर करती है। एक बार मान भी लीजिए, अब यहाँ पर कहना है, मान भी लीजिए कि प्रशासन मजबूत है, लेकिन अगर आपने पॉलिसीज़ ऐसी बना दी जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ हो गई, अगर आपने कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी जो इससे पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, उसकी डामाडोल स्थिति हो गई, तो क्या होगा? मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा हुआ तो नहीं, मान लीजिए नोटबंदी फिर लगा दी जाए, नोटबंदी लगा दी जाए अचानक फिर से, और फिर से पूरी अर्थव्यवस्था इधर उधर हो जाएगी। कोविड महामारी आई, कोविड महामारी में कितनी पॉलिसीज़ थी जिन्होंने इफ़ेक्ट किया हालांकि, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती कभी वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाता उसका, ठीक है। अब जब उसका इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाता है तो वो जो अर्थव्यवस्था है उसमें तो कहीं ना कहीं डामाडोल की स्थिति आएगी, वो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, उसका पूरा खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है, वही चीज़ होती है। फिर हम आगे देखते हैं कि इस पर युद्ध का भी प्रभाव पड़ता है, मतलब अर्थव्यवस्था पर जो है वो युद्ध का भी प्रभाव पड़ता है, स्वाभाविक है। जैसे हमने देखा कि अर्थव्यवस्था का युद्ध पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हमने 1930 की महामंदी ली, उसी प्रकार युद्ध अगर हो रहा है तो उसका भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अब प्रथम विश्व युद्ध में कितने रुपयों का नुकसान हुआ होगा, तो अगर रुपयों का नुकसान हो रहा है इसका मतलब, और द्वितीय विश्व युद्ध में कितने रुपयों का नुकसान हुआ होगा, न जाने कितनी पूंजी लोगों की नष्ट हुई होगी, इस पर देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा ना। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक गतिविधि हो रही हैं, युद्ध तो होना तो एक राजनीतिक गतिविधि है, लेकिन उसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर युद्ध होगा तो उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, हमने पढ़ा राजनीति का इतिहास से संबंध, राजनीति का अर्थशास्त्र से, कि राजनीति का और मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध होता है। अब इसको तो आप समझ लो कि एकदम हलवा टाइप का है। हलवा टाइप का क्या है कि राजनीति विज्ञान पूरे दिमाग का खेल होता है। राजनीति कैसे चलाएं, मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, तो पॉलिसी गवर्नमेंट जो बना रही है वो सोच विचार कर ही तो बना रही है ना। और अगर सोच विचार कर बना रही है, अगर सही बनी तो ठीक है, अगर उसने सही नहीं बनाई तो इसका मतलब उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, उल्टा सीधा बना दिया जैसे बनाना था। तो मनोविज्ञान मतलब ध्यान देना, मनुष्य एक मानवीय इकाई के रूप में काम करता है, और मस्तिष्क जो है वो सबसे मुख्य और प्रमुख हिस्सा होता है मनुष्य के शरीर का, ठीक है। मनुष्य का मस्तिष्क जैसे जैसे काम करता है, और राजनीतिक गतिविधि से तो बहुत ही ज़्यादा मेल खाता है, इसको आप अलग कर ही नहीं सकते हो। पूरी जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं राजनीतिक, सारा दिमाग का खेल होता है। कहते नहीं हो, आप पढ़ भी रहे हो तो वो भी दिमाग का खेल है, राजनीतिक गतिविधि हो रही वो भी सब दिमाग का ही खेल है। उसी प्रकार अगर पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं तो सोच विचार कर ही बनाई जा रही ना। अब आपने सोचा विचारा नहीं, ऐसे ही बना दिया उल्टा सीधा, तो उसका प्रभाव भी उल्टा सीधा होगा। तो मनोविज्ञान का भी खेल होता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी रणनीति या नीति बनाओगे, देश के लिए पॉलिसीज़ बनाओगे। तो उसी राजनीति विज्ञान, पॉलिसी बनाना एक राजनीति विज्ञान का हिस्सा है, लेकिन अच्छा सोच विचार कर पॉलिसीज़ बनाना ये मनोविज्ञान का खेल है, ठीक है। समझना बात को कि अगर देश के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है तो वो तो एक राजनीति विज्ञान का हिस्सा, वो एक राजनीतिक पक्ष हुआ। लेकिन अगर आप अच्छे समय से सोच कर विचार कर ठंडे दिमाग से बना रहे हो पॉलिसीज़, तो वो एक मनोविज्ञान का हिस्सा हुआ। अब मान लो कि आप आए हो थके हारे हो किसी भी चीज़, आप घर की ले लो स्थिति, आप कोई घर का सामान लाना चाहते हो, लिस्ट बनाना चाहते हो, थके हारे उल्टा सीधा बना दिया, तो सामान भी घर में वैसे ही आएगा।
अगर आपने सोच सोच समझ कर कि हमारे घर में दाल ख़त्म हो गई है, चावल ख़त्म हो गया है, ये राशन ख़त्म हुआ, जीरा ख़त्म हो गया, अच्छे से एक एक चीज़ को सोच कर बनाओगे तो आपकी जो पूर्ति है वो भी अच्छे से होगी। तो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान का संबंध है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पॉइंट्स हैं कुछ, इनका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। कि पहला, कि मनोविज्ञान ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। ठीक है, आखिर मनोविज्ञान ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। तो मनोविज्ञान ने राजनीति विज्ञान को ही दिया है। मनोविज्ञान अगर ना होता तो पॉलिसी सही ना होती, और भी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट कि राजनीति की मनोविज्ञान पर निर्भरता। वही चीज़, मतलब राजनीति, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं सब मनोविज्ञान पर ही डिपेंड होती हैं। और स्वाभाविक है, अगर दिमाग ही ना हो तो कुछ भी ना हो जाए। अगर कैसे डिपेंड है, मान लो कोई युद्ध भी हो रहा होता है कहीं पर, अगर कहीं युद्ध करना है हमें, तो हमारे दिमाग ने ही तो सोचा कि वहाँ जाके युद्ध करना है। तो युद्ध करना तो एक राजनीतिक गतिविधि हुई, लेकिन हमारा सोचना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हुई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो हमें कहना है कि उस देश से जाके हमें संधि करनी है, या हाँ मान लो उस देश से संधि करनी है, तो उस देश से हम संधि तो कर लेंगे। संधि करना एक राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई, लेकिन हम जो एक क्रिया हुई। और अगर हम सोच रहे हैं कि हमें उनसे संधि करनी, तो ये तो मनोवैज्ञानिक पक्ष हुआ ना। इसी प्रकार इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट पर बात करेंगे कि क्रांति से सुरक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है। स्वाभाविक है, सेम चीज़ है, ये पूरा मनोविज्ञान पूरा दिमाग मस्तिष्क का ही खेल है। मान लीजिए कि क्रांति से सुरक्षा मनोविज्ञान का खेल है, इनका कहना मतलब है। क्रांति से सुरक्षा क्या, अगर मान लो कि किसी भी युद्ध से हमें बचना है तो हमें समझदार होना अच्छा होगा। ठीक है, समझदार लोग लड़ाई नहीं करते हैं, गुस्सा कम करते हैं, सोच विचार कर काम करते हैं। वही हाल यह बता रहे हैं यहाँ पर। क्रांति मतलब एकदम संघर्ष करना, उत्तेजित होना, क्रांति ला देना। तो दिमाग को गुस्से से मुक्त करो तभी। और गुस्से से मुक्त कब होगा, जब आपके अंदर नॉलेज होगी। और नॉलेज का होना मतलब मनोवैज्ञानिक पक्ष का होना। और उसको क्रांति में ना बदलना या क्रांति में बदलना, वो आपका राजनीतिक पक्ष हो गया। क्रांति तो एक राजनीतिक पक्ष हुई, लेकिन उस पर विचार करना, अच्छे से मंथन करना, क्या ये चीज़ हमारे लिए सही होगी कि नहीं होगी, ये सारे आपने उग्रवाद और उदारवाद भारतीय आधुनिक भारत में पढ़े होंगे, भारतीय राजनीति में। ये सब क्यों थे, क्योंकि उदारवाद का दिमाग जो था वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से सोचते थे, वो अहिंसा के समर्थक थे। उग्रवाद जो थे वो एकदम उत्तेजित रहते थे हर चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो ये जो है आपका। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान ने मनोविज्ञान को क्या दिया है। अभी हमने देखा मनोविज्ञान ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। ठीक है, एक सेकेंड। सेम वही चीज़ कि मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान करना। यहाँ पर दिया गया है कि एक प्रकार से मनोविज्ञान जो है वो राजनीति विज्ञान को सामग्री प्रदान करना। अब दिमाग ही ना हो तो हम कैसे बताएंगे कि क्या पॉलिसीज़ बनानी है, क्या बनानी है, उसमें उस पॉलिसीज़ में क्या रखना है। तो अध्ययन सामग्री तो प्राप्त हो रही ना। अब दिमाग ही तो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा, नहीं भैया आपको यही करना है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा परिणाम होगा, उल्टा सीधा। सारी चीज़ें दिमाग के अंतर्गत आती। मनोविज्ञान एक बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आई होप कि बहुत ही प्रैक्टिकली भी समझाया, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही रिलेशंस इसके होते हैं पॉलिटिकल साइंस से। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा राजनीति विज्ञान और भूगोल का क्या संबंध है। इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर भूगोल का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है। ध्यान देना कि राजनीति विज्ञान और भौगोलिक परिस्थितियों पर प्रभाव, यानी राजनीति विज्ञान का भौगोलिक परिस्थितियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, राजनीति विज्ञान पर भौगोलिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान का, ये जो आप लोग जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा देख रहे हो ना, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। उसके लिए वो भारत का हिस्सा तो है ही, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान क्यों इतना उछल कूद कर रहा है, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है, वो स्वर्ग के रूप में वो भी उसे चाहता है लेना। तो गतिविधियां जो हो रही हैं भारत पाकिस्तान के बीच, वो राजनीतिक गतिविधियां हैं, लेकिन वो तो एक भौगोलिक हिस्सा है ना, उसको प्राप्त करना, वो तो भारत का हिस्सा ही, लेकिन उसको प्राप्त करना पाकिस्तान चाहता है। तो देखो कि कैसे राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उस भौगोलिक पार्ट को लेकर के, भौगोलिक हिस्से को लेकर के। यही तो राजनीति विज्ञान और भूगोल का संबंध है। ठीक है, इसी प्रकार और भी चीजें होती हैं कि राजनीति विज्ञान जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस पर प्रभाव डालता है।
ठीक है, या राजनीति विज्ञान पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव। अब क्या पता कि इसी कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुए हैं, आपने देखा कारगिल और ये वार। तो युद्ध क्यों हुए कि भौगोलिक परिस्थिति तो अपनी जगह, लेकिन उसने प्रभावित कर दिया राजनीति को, और इतना प्रभावित कर दिया कि युद्ध तक की कंडीशन आ गई। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप देखोगे कि कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे संधियां हो रही हैं, कहीं पे कहीं यूनाइटेड नेशंस को जा रहे हैं उनको लेकर के, अफगानिस्तान वाला मुद्दा था या कोई भी मुद्दा ले लो, ये सारी चीज़ें बॉर्डर जहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करने का काम करती है। फिर चाहे वो देश की बात हो या देश के बाहर की बात हो, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हो या राष्ट्रीय सीमा की बात हो। ठीक है, फिर ये भूगोल पर राजनीति विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि जो भूगोल है उसका राजनीति विज्ञान पर, एक सेकेंड, हाँ, भूगोल पर राजनीति विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है। अब राजनीति विज्ञान क्या है, मान लीजिए कि अगर हम किसी भी इलाके को ले लें, आप लोग कहीं पर्यटन यहाँ पर घूमने जाते हैं, कहीं पर एक पर्यटक बनकर, आप देखते हैं कि वहाँ पर सुरक्षा बहुत होती है। ठीक है, उस सुरक्षा को लेकर ही जो गवर्नमेंट है वो ना जाने कितने फंड जुटाती है। अगर आप लोग वैष्णो देवी गए होंगे कभी, तो आपने देखा होगा कि वो इलाका ऐसा है, वो भौगोलिक क्षेत्र है एक प्रकार से पूरा। जब दर्शन करने जाते हैं वहाँ की सुरक्षा कितनी है, तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एक राजनीतिक पक्ष का हिस्सा हुआ। ठीक है, लेकिन आपका जो इलाका है जहाँ आप दर्शन करने जाते हो, जहाँ घूमने जाते हो, वो इलाका ये भौगोलिक है। तो आप देख रहे हो कि कैसे राजनीति विज्ञान भूगोल को प्रभावित करती है और भूगोल राजनीति विज्ञान को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोनों का संबंध, एक हमने देखा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, एक हमने देखा वैष्णो देवी के संदर्भ में, कि अगर वहाँ पे सरकार ने सुरक्षा लगाई है तो भौगोलिक जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा कर रहा है, यानी कि राजनीति विज्ञान का भूगोल पर प्रभाव पड़ रहा है या भूगोल का राजनीति विज्ञान पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन दोनों के संबंधों पर बेस्ड होती हैं। अब आखिरी पॉइंट है हम लोगों का, राजनीति विज्ञान का समाज शास्त्र के साथ क्या संबंध है। इस पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा जनरली टॉपिक है जैसा हमारा राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ संबंध है। ठीक है, ऐसा ही ये जनरली टॉपिक है। मान लीजिए राज्य, आपने सुना होगा, राज्य हमने बताया जहाँ पर कोई क्षेत्र होता है, उसकी सीमा होती है, नागरिक होते हैं, सरकार होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसी राज्य में तो समाज आता है ना। जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, समाज राजनीति विज्ञान को भी प्रभावित करता है और राजनीति विज्ञान समाज को भी प्रभावित करती है। समाज को राजनीति विज्ञान कैसे प्रभावित करता है। पहली चीज, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, मान लीजिए कहीं पर युद्ध हुआ, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर युद्ध हुआ, तो वहाँ पर जैसे युद्ध नहीं हुआ, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा भारत पाकिस्तान का हुआ था, लेकिन दोनों देशों के जो वहाँ के निवासी थे इधर उधर भागने लगे थे। ठीक है, जो संबंध हमारे आपके बीच बने थे समाज के रूप में, वो समाज एक दूसरे से बिछड़ गया था। वो समाज समाज नहीं रहा था। वही समाज, जो मान लीजिए एक समाज है, एक समाज का हिस्सा कहीं पाकिस्तान चला गया, एक समाज का हिस्सा भारत में ही रह गया, तो समाज टूट गया, तो समाज पर प्रभाव पड़ा। ये गतिविधि राजनीतिक थी, लेकिन इसका प्रभाव समाज पर पड़ा। यही है समाज पर कैसे प्रभाव पड़ता है राजनीति विज्ञान का। इसी संदर्भ में हम बात करें कि राजनीति विज्ञान पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। सॉरी, अभी हमने क्या बोला, अभी हमने बोला कि समाज पर राजनीति विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम बोले हैं कि समाज का राजनीति विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है। समाज पर ही तो राजनीति विज्ञान का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि जैसा, अब समाज का राजनीति विज्ञान तो एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट हुआ, समाज का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति एक ऐसी इकाई है जो समाज में रहता है और कई समाजों से मिलकर के राज्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नगर राज्य की जो संकल्पना हमने देखी अरस्तु और प्लेटो के ज़माने में चल रही थी, वही नगर राज्य के रूप में एक समाज के रूप में ही हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ पर लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। अब समाज की गतिविधियों के माध्यम से ही अरस्तु ने, आपने नाम सुना होगा, अरस्तु ने सामाजिक जो मेल मिलाप थे उसी के माध्यम से
राजनीति को प्रभावित करने का काम किया, क्योंकि लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित करना चाहता था। ठीक है, आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, आपको इतनी समझ होगी अरस्तु के बारे में। लोगों से मिलता था, ठीक है, सॉरी सुकरात, हम सोक्रेटिस, अरस्तु नहीं, सोक्रेटिस की बात कर रहे हैं, भूल गए। सोक्रेटिस लोगों से मिलता था और लोगों से मिल करके उसने एथेंस की जो पूरी गतिविधियां थी राजनीतिक, उसको समझा था अच्छे से, उनका अध्ययन किया था। उसी के परिणाम स्वरूप उसमें सुधार लाना चाहता था, लोगों की दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाना चाहता था। एक चौराहे पे खड़े होके वो लोगों को शिक्षा देता था, कोई सुन रहा हो ना सुन रहा हो उसे नहीं मतलब था। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि वो राजनीतिक प्रभाव, एक प्रकार से राजनीतिक प्रभाव ही बदलना चाहता था सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से। सामाजिक गतिविधि, और राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, ये समझ आप में विकसित होनी चाहिए कि हाँ क्या यहाँ पर सुकरात ने काम किए थे और कैसे सुकरात ने राजनीति को प्रभावित करने का काम किया। एक भले ही प्रत्यक्ष रूप से उसका उद्देश्य ना रहा हो, उसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से तो था ही ना, कि समाज में सुधार करना है। समाज में सुधार करना मतलब राजनीतिक गतिविधियाँ उसके समय में नहीं हुई थी, और ऐसा दुर्भाग्य रहा कि जिस राजनीतिक गतिविधियों को सुधार करने की कोशिश कर रहा था, राजनीतिक गतिविधियों को, वही उसके मौत का कारण बनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है, और राजनीति विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विषय है। अगर आप इसे समझोगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने गलतियां की कहीं पर समझने में, आनाकानी की, आप बैठे हो, आपको टीचर पढ़ा रहा है, इधर उधर देख लो, कहीं नहीं समझ में आएगा। क्योंकि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है, एक ऐसा जो जीवन के हर पक्ष से जुड़ा हुआ है। आप कितनी भी विचारकों को पढ़ोगे वो कम है, आपका विचार इतना डेवलप होता जाए, आपकी थिंकिंग इतनी डेवलप होती जाएगी। तो आज की क्लास यही थी हम लोगों की, कि राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ संबंध क्या है। ठीक है, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध क्या है, राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ संबंध क्या है, राजनीति विज्ञान का भूगोल के साथ संबंध क्या है, और राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध क्या है। आई होप कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अभी आप लोग लाइव थे, आई होप कि आधे घंटे से या आधे घंटे से अबव हो रहा होगा वीडियो की। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और क्लास में अगर आप लोग आए हैं तो जो मैंने बोला है उसको अच्छे से समझिएगा, फिर जो नोट्स मिले उन पर जाकर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, या आपके पास बुक हो तो उस पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके चीज़ों को बताया है, बताने का प्रयास किया है। आई होप कि मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ काफ़ी हद तक, बस चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैंने पिछली वीडियो में देखा बहुत कम बच्चों ने लाइक किया। आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, इस लाइव क्लास में लाइक जरूर कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि आप लोग क्लासमेट्स को अपने शेयर कर सकते हैं। आपके साथ बहुत से लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, और पूरी जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और AIH, जो और भी स्टूडेंट से शेयर करिए, ताकि आपका भी प्यार मिले हमें, और हम भी चाहते हैं आपको पूरी तरीके से प्यार देना और आपको सपोर्ट करना। ठीक है, उसी हिसाब से हम भी आपसे आशा करते हैं कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। लेकिन कमेंट में, भाई साहब, कमेंट में स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आज की क्लास कैसी लगी, क्या सीखा आज की क्लास से, ये भी बताइएगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। क्योंकि लाइव तो मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने में बिजी था, बट आप लोग बताइएगा, मैं कमेंट आप लोगों की देखूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।